की ज़रूरत है। क्या ये इमरानी मुआहिदा मुल्क में किसी सूरत का इस्तेहकाम ला सकता है सियासी तौर पर? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि अभी किस इमरानी मुआहदे की बात की है, लेकिन जो आपने दूसरे नुकात उठाए हैं इसमें, पहली बात तो ये कि एक शख्स था, उसका नाम था एर्नेस्टो मिरेंडा। जी। अच्छा, इसका ताल्लुक, ये अमेरिकन था और इसने $8 चोरी किए एक एरिजोना के बैंक से। और एरिजोना के बैंक से इसने $8 चोरी किए। इसको पुलिस ने पकड़ लिया। 2 घंटे तक सवाल जवाब इसके साथ हुए। इसने चोरी के ऊपर भी जो है वो इकरार कर लिया और साथ ही कहा कि किडनैपिंग और ये सारा। अच्छा, फिर उसके बाद ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चला गया ये केस, और उसके बाद फिर वहाँ से ये जिसको हम मेरिंडा राइट्स कहते हैं अमेरिकन लॉ के अंदर, फिर ये अमेरिकन लॉ में एक 5वीं और 6ठी जो अमेंडमेंट राइट्स हैं उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अक्सर लोगों ने जो जो टीवी ड्रामे या टीवी फिल्म्स या कोई ऐसी जिसमें पुलिस गिरफ्तार कर रही है किसी को, जी। तो गिरफ्तार करते ही जो 3-4 जुमले पुलिस वाले बोलते हैं वो मिरांडा राइट्स हैं। ठीक है। उसमें से ये होता है कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। जैसे ही वो हथकड़ी लगाते हैं पुलिस वाले, तो सबसे पहले कहते हैं कि तुम्हें खामोश रहने का मुकम्मल हक है। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि एनीथिंग यू से कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसके बाद जो भी बात करोगे वो तुम्हारे खिलाफ से इस्तेमाल होगी अदालत के अंदर। यू हैव द राइट टू हैव एन अटॉर्नी प्रेजेंट। एक वकील चाहो तो तुम्हारे पास मुकम्मल राइट है। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड एन अटॉर्नी, वन विल बी अपॉइंटेड टू यू। ठीक है, आपको रियासत दे देगी मुल्क अगर आप वकील के पैसे नहीं दे सकते। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये लाजिम है पुलिस के लिए कि वो गिरफ्तार होने के बाद, ये हर शहरी का राइट है जी। कि उसको ये पढ़ के मिरांडा राइट्स का जो कानून है ये बताया जाए। जैसे ही उसको गिरफ्तार किया जाए तो साथ ही उसको ये बताया जाए कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। इसके बाद जो भी बोलोगे वो कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो हमारे जो भी यहाँ पर भी मेरे ख्याल से मिरांडा राइट्स को पाकिस्तान में अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मुकदमा चल रहा हो कोई बाकी, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर गुफ्तगू हो तो वो उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। जैसे हमने देखा कि वो कल जीआईटी में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बात की, तो वो बात जो है, या उन्होंने उससे हटके भी जो तकारीर में या बाकी सवाल जवाब में हो रहे हैं, तो वो अगेंस्ट उनके इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप नोट करें तो वो उनके अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है और उनको दिखाया जा रहा है कि ये आपने बात की थी। अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस वगैरह तो नहीं आ रही, लेकिन उनकी ही गुफ्तगू जो है, उनकी गुफ्तगू ही बताई जा रही है कि ये आपने कल की थी, आपने परसों की थी, आपने एक हफ्ता पहले। तो अब मेरा ख्याल है कि ये ऐसी एक संजीदा मामला, एक संजीदा नौयत का है, चूंकि ये मामला 9 मई का, इसलिए ये मिरांडा राइट्स के ऊपर सब चले जाएं तो बेहतर है कि अपने हकूक जो मिरांडा वर्सेस एरिजोना केस के अंदर वहाँ पे हर शख्स को पढ़ के सुनाया जाता है गिरफ्तारी के वक्त कि जी आप बात ना करें, जो भी बात करेंगे वो आपके अगेंस्ट जाएगी। तो ये बहुत से मामला जो हैं वो उसमें ठीक हो जाए। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि सियासत में एक मजीद उलझने सी पैदा हो रही हैं। एक तो ये है कि वो जो जीआईटी की हमारे सामने आई कल की, जिसमें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने कहा कि हाँ, ये मैंने, जब उनके सामने क्लिप्स चलाए गए उनकी तकारीर के, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने बात की है जी। और साथ ही फिर उनसे पूछा गया कि आप 2-3 फौजी ऑफिसर्स के बारे में कि आप को कैसे पता चला, क्या उन्होंने आपको बराह रास्त कभी धमकी दी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बताया गया है। अब सवाल ये कि किसने बताया है? तो उन्होंने कहा अच्छा, कभी आपसे उनकी बात हुई? कहा नहीं। उन्होंने कहा कभी आपको धमकी दी है? नहीं। तो वो तो उनका नाम इतनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, तो फिर वो कौन से लोग थे, ये कौन सी शख्सियत थी जो मुस्तकिल उनको ये बताती रही, बल्कि ना सिर्फ बताती रही बल्कि उनका नाम भी बिगाड़ती रही और वो तकारीर में नाम भी इस्तेमाल करते रहे। तो कल अब ये, इसलिए ये मामला जो है ये ज़रा बहुत पेचीदा और संजीदा है चूंकि, और जाहिर है कि आज हमने देखा परवेज़ इलाही साहब को भी और उनको भी पेश किया गया, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मजीद छापे पड़ रहे हैं, फौजी अदालतों की तरफ मामला जा रहे हैं, कल करारदाद मंजूर हुई कौमी असम्बली में।
पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ऑन बोर्ड हैं, कुछ नहीं हैं, ये बात मैंने कल भी कही थी। लेकिन बहरहाल मामला फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं, दहशतगर्दी अदालतों की तरफ जा रहे हैं, और ये मामला संगीन है, इसलिए इसको बराए करम ज़रा संजीदगी से ही लें लोग तो बेहतर है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, IMF नहीं मान रही। IMF ने ये कहा है आज कि ये जो आपने टैक्सेस लगाए हैं ये कम है। वो बजट को उन्होंने कहा है कि आप दोबारा इस पर नज़र डालें और मज़ीद जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाएं, और मज़ीद आप जो पेट्रोलियम के ऊपर जो आपने छूट दी हुई है उसको आप ख़त्म करें, और उसके नतीजे में तकरीबन तमाम ही अशिया के ऊपर अब कितना टैक्स बढ़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि IMF ने कहा है कि आप इसको मज़ीद टैक्सेस लगाएं आवाम के ऊपर। तो IMF ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया इस बजट पे, और अगर ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बनता तो फिर इसका मतलब ये है कि अगला मुआहदा हम नहीं कर सकते। और जो बात हो रही है कि शायद इसी महीने, जो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं और इसाक डार साहब भी कह रहे हैं कि इसी महीने चंद दिनों में IMF से बात हो जाएगी, तो वो तो अदम एतमाद कर किया है उन्होंने। सर, अगर इस सूरत में वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा, वज़ीर ख़जाना साहब ने भी कहा कि हमारे पास कोई प्लान बी है या उस पर हिकमत अमली वज़ा करेंगे, वो क्या प्लान बी मौजूद है इस वक्त? नहीं, प्लान बी तो यही है ना कि मतलब प्लान कौम से खिताब, मुझे कौम से खिताब, तो वो तो कौम से खिताब है, लेकिन ये कि ये बड़ा एक अजीब सा मामला कि पूरा बजट बन गया और IMF कह रही है कि नहीं हमें तो ये बजट पेश भी हो गया, तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। दूसरी जो उलझन, दो तीन और उलझन है, एक फिर ये कि जो अदालत के अंदर मामलात हैं, हुकूमत बिल्कुल खुश नहीं है उनसे, और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है जी। एक तो अरशद शरीफ शहीद का जो केस है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आज जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें कुछ भी आगे नहीं हुआ, यानी वो बिल्कुल वहाँ खड़ी है जहाँ पे आज से कई माह पहले थी। फिर ये जो अदालतों का मामला है, इसमें वही जो 3 रुकनी बेंच है उसने 14 मई को इलेक्शन होना था, उसकी भी समाअत, फिर उसके साथ वो रिव्यू और प्रोसीजरल एक्ट जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी और रिव्यू एक्ट भी, दोनों यानी 3 केसेस की समाअत ये 3 रुकनी बेंच कर रहे हैं। तो उन्होंने आज ये कहा है कि पहले हम ये 2 की समाअत कर लें और ये रोजाना की बुनियाद पे होगा। अब यहां ये सवाल है कि ये या तो एक्ट बन गया था, ये कानून बन गया था क्योंकि सदर ने साइन कर दिए थे इस पे, तो हुकूमत ये समझ रही थी कि ये कानून बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर वहीं से समाअत हुई क्योंकि चीफ जस्टिस साहब और ये जो 3 रुकनी बेंच है ये कह चुका था कि वो जो इसके ऊपर सदर साइन ना करें, इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इसको यहीं रोक दें। और साथ ही रिव्यू एक्ट भी है ना, उसमें रिव्यू एक्ट भी है, रिव्यू एक्ट में अपील का स्कोप है, नजर सानी, यानी फिर इसमें वो आता है ना जो नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का केस है कि इसमें जो अपील है और जो रिव्यू है, रिव्यू और अपील उसका स्कोप जो 30 दिन का था उसका वो भी साथ ही समाअत हो रही है। हाँ। तो चीजें मामला अपनी जगह रुक गए, यानी आज जो है वो हमने नहीं देखा अता तारड़ साहब को या वजीर कानून को या किसी और शख्सियत को कि वो इसके ऊपर भी कोई बात करें आके, क्योंकि ये मसला फिर वही रख गया, जीरो पे रुका हुआ है मामला और 3 रुकनी बेंचेस की समाअत कर रहे हैं तीनों केसेस की। 14 मई को इंतखाबात पंजाब में, साथ ही रिव्यू और साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और ये यकीनन हुकूमत के लिए जो है ये तीनों केसेस जो हैं ये जिस तरह इनकी प्रोसीडिंग चल रही है रोज़ाना की बुनियाद पे, ये किसी तरह भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रिव्यू के साथ तो फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी या उनकी जो है नाअहली ख़त्म होना और साथ ही जहांगीर तरीन साहब की, तो वो सारा मामला रुका हुआ है अपनी जगह कि उसमें अब इस हफ्ते के आखिर तक फैसला आता है कि रोज़ाना की बुनियादों पे हो रहा है, तो इस हफ्ते के आखिर तक आता है या कब आता, लेकिन जल्दी आ जाएगा जाहिर है क्योंकि उसमें दलाइल वगैरह, उसमें PTI को अदालत ने एक दस्तवार गुजार के तौर पर अली जफर साहब को कहा कि आप भी आ जाएं इसमें। तो ये मामला जो है हुकूमत के लिए ज़रा पेचीदा हो गया है कि इसका फैसला क्या आता है, और इस हफ्ते ही मेरा ख्याल है कि क्योंकि आज समाअत उसकी बहुत तेज़ी के साथ रोज़ाना की बुनियादों पर हो रही है। दूसरा ये मामला, दूसरी उलझन ये, पहली उलझन IMF, दूसरी उलझन ये हुकूमत के लिए, तीसरी उलझन जो है
वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए। क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने अपने ओहदेदारों का ऐलान कर दिया है और अलीम खान साहब उसके सदर हैं, आमिर कियानी साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन पार्टी रजिस्टर नहीं है इलेक्शन कमीशन में। तो जब तक पार्टी रजिस्टर नहीं होगी इलेक्शन कमीशन में, आप उसका एक प्रोसेस होता है, पार्टी बनाने का एक प्रोसेस है, और उसमें सबसे पहला गालिबन जो नुक्ता होता है कि एक तो नाम आपने सोच लिया, फिर उसके बाद आप रजिस्टर करवाते हैं उसको इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद फिर ओहदेदार उसके क्या उसमें इलेक्ट कैसे होंगे, मंशूर क्या होगा। अब वो आज जो जहांगीर तरीन साहब ने उनका जो इजलास हुआ है जिसमें जूम से उन्होंने लंदन से शिरकत की, तो उसमें ये गौर किया गया कि इसको अब रजिस्टर करवा लिया जाए। यानी ये पार्टी जो है इसको मैं नहीं अभी तक समझ पा रहा हूं कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसका मतलब नहीं है, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है भी। पहले तो ये रजिस्ट्रेशन तो पहला काम होता है ना, फिर सदर का एक ऐलान, फिर उसमें ये होता है कि जी इसका चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, पैटर्न होगा, उसका एक पूरा आपका एक तंजीमी ढांचा बनता है, मंशूर बनता है, रुकनीत साजी होती है, कितने लोग मिनिमल होने चाहिए जो पार्टी रजिस्टर हो, कितने उसके फंड होने चाहिए, अकाउंट खुलता है कहीं, एक पूरा प्रोसेस होता है। तो वो तो प्रोसेस हुआ नहीं है, तो वो पार्टी जो है अभी ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर करवाना है, और रजिस्टर करवाना है, और उसमें यकीनन एक पैटर्न, और ये भी फिर रखना है कि भाई अगर पैटर्न इन चीफ जो है वो किसी वक्त भी आने वाले दिनों में उनकी फेवर में फैसला आ जाता है तो इमीडिएटली वो सदर बनेंगे जाहिर है, या वो पैटर्न चीफ ही रहेंगे। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिर एक जो है, क्योंकि देखें जो मुस्लिम लीग नून है उनको हम कहते हैं कायद, नवाज शरीफ साहब को कायद कहते हैं, लेकिन सदर जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन उनका देखें तो उसमें कायद की मेरे ख्याल है कोई जगह नहीं है, उसमें सदर, चीफ ऑर्गेनाइजर, मरीम नवाज साहब ऐसे करके हैं पोस्टें।